पीएलओ नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था और यासिर अराफत की एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बनी थी फ़तह नाम से। तो वो फ़तह ही मेन डोमिनेंट फोर्स था। लेकिन क्योंकि वेस्ट बैंक और गाज़ा पे इज़राइल का कंट्रोल था, इसलिए फ़तह का कामकाज वेस्ट बैंक और गाज़ा के अंदर से नहीं हो रहा था। यासिर अराफत रह रहे थे पैलेस्टाइन के बाहर, कभी सीरिया में थे, कभी टूनिशिया में थे। तो वो पैलेस्टाइन के अंदर नहीं थे, वेस्ट बैंक और गाज़ा के अंदर वो नहीं रह रहे थे, बाहर से सब चीज़ें देख रहे थे। इनको ये पता चल गया पीएलओ को कि भाई अरब देश तो अब हमारे मदद में नहीं आएंगे और इज़राइल के साथ वन ऑन वन वॉर में जीतना बहुत मुश्किल है। तो अब इन्होंने प्रॉक्सी वॉर शुरू की और हो सकता है इसी प्रॉक्सी वॉर का आइडिया पाकिस्तान को भी भारत के सामने यहीं से आया हो सकता है। लेकिन अब इन्होंने छुटपुट हमले करना शुरू किए इज़राइल पे। जैसे 72 में म्यूनिक में एक ओलंपिक गेम्स हुए थे, जिसमें पीएलओ के लोगों ने इज़राइल के 11 एथलीट्स को मार डाला। फिर इज़राइल की जो जासूसी संस्था है मोसाड, उन्होंने एक एक आतंकवादी को खोज खोज के मारा था। उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया फिल्म बनी है म्यूनिक नाम से, देख सकते हैं आप। 76 में पैलेस्टीनियंस ने इज़राइल का एक प्लेन हाईजैक कर लिया था, एयर फ्रांस का प्लेन हाईजैक कर लिया था, और जिसमें इज़राइली पैसेंजर को, जो जूइश पैसेंजर थे, उनको बंधक बना लिया था, होस्टेज बनाया था। तो फिर इज़राइल ने अपनी एक ब्लैक कैट कमांडो टाइप की एक टीम भेजी थी और नेगोशिएट तो कर रहे थे, लेकिन उनको ऐसे ही छुड़ा के आ गए थे। अंडर कवर ऑपरेशन जो होता है। भारत में भी जब कंधार वाला हाईजैक हुआ था, तब एक्सपेक्टेड था कि भारत भी ऐसे ही कुछ करेगा। एक बॉलीवुड की मूवी है इसी पैटर्न पे, ज़मीन नाम है उसका, अजय देवगन और अभिषेक बच्चन की फ़िल्म है, देख सकते हैं, अच्छी फ़िल्म है, बॉलीवुड के हिसाब से काफ़ी अच्छी फ़िल्म है। 78 में एक बस पे अटैक करवाया था कोस्टल रोड पे, वगैरह वगैरह काफ़ी सारी आतंकवादी घटनाएं होती रहीं। इसके कारण पीएलओ को अमेरिका, इंग्लैंड, इन सब देशों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था। करीब 100 देशों ने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं हो पाया, क्योंकि यूएसएसआर पीएलओ के फेवर में था। क्योंकि इज़राइल अमेरिका का दोस्त है, तो भाई यूएसएसआर को, रशिया की पुरानी दुश्मनी अमेरिका से, कोल्ड वॉर वाली, तो जिसको यूएसए सपोर्ट करेगा उसके अपोजिट पार्टी को रशिया सपोर्ट करेगा। तो रशिया ने हमेशा वीटो पावर का उपयोग करके पीएलओ को यूनाइटेड नेशंस में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर होने से बचाते रहे। अब 77 में इज़राइल में पहली बार एक राइट विंग पार्टी की सत्ता आई, जिसका नाम है लिकुड पार्टी। बेंजामिन नेतन्याहू उसी लिकुड पार्टी के हैं, जो भारत आए थे अभी, मोदी जी भी उनसे मिलने गए थे। इज़राइल में एक मूवमेंट चली जिसका नाम है सेटलमेंट मूवमेंट, हिब्रू में कहा जाता है गश एमुनिम। इन्होंने क्या किया कि भाई इन्हें डर लगा कि भाई इज़राइली गवर्नमेंट अब थोड़ी सॉफ्ट हो रही है, तो अगर ये वेस्ट बैंक वापस कर देंगे पैलेस्टाइन को, तो और जोडिया और ये समरिया माउंटेन अगर चला गया पैलेस्टाइन को, तो भाई यहूदी होली प्लेसेस का क्या होगा, यहूदी पवित्र जगह तो हमको चाहिए। तो इन्होंने जाके सेटलमेंट बसाना शुरू कर दिए, ये जाके वहाँ पे घर खरीद के रहने लगे। शुरुआत में इनको गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिली थी, फिर बाद में गवर्नमेंट ने, जब ये लिकुड पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने फिर उन्हें परमिशन भी दी, उन्हें इंसेंटिव भी दिया कि अगर आप वेस्ट बैंक में जाके रह रहे हो तो हम आपको ज़मीन में ये सस्ते में दिला देंगे, वगैरह वगैरह। तो फिर अब वो लोग चाह रहे थे कि वेस्ट बैंक के अंदर ज्यू पॉपुलेशन मेजॉरिटी हो जाए, ताकि अगर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो कभी, तो वहाँ पे यहूदियों के फेवर वाली सरकार बन पाए। अरब्स ये नहीं चाह रहे थे। क्या हुआ इसका आगे आ रहा हूँ मैं। मीनवाइल इज़राइल ने क्या किया, अपने साइंटिफिक इन्वेंशंस को बढ़ाते रहे हमेशा। चारों तरफ अरब देशों से घिरे हुए थे, तो
अलग अलग चीज़ों की समस्या होती रहती थी इन्हें। तो ज़मीन कम है इज़राइल की, बहुत छोटा देश है, बहुत ही छोटा, मतलब भारत के एक ज़िले से भी छोटा देश है, और आबादी भी कम है काफ़ी, 1 करोड़ के करीब आबादी है उसकी। तो खेती में काफ़ी सारे इन्वेंशंस किए, पानी की दिक्कत है उन्हें, तो समंदर का पानी प्योरीफाई करने के इन्वेंशन किए, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इन्वेंशन किया, कम पानी से अच्छी खेती होने वाला, मिलिट्रीली काफ़ी इन्वेंशंस किए, प्लेन वगैरह, ठीक है, ये सब उनका चलता रहा। ये लोग समझ रहे थे इज़राइल के लोग कि भाई अरब देश जो हमसे इतने ज़्यादा हैं तादाद में, पॉपुलेशन वाइज काफ़ी ज़्यादा हैं, 48 में अरब पॉपुलेशन थी 4 करोड़ के करीब पड़ोसी देशों की, और यहूदियों की पॉपुलेशन थी सिर्फ 6.5 लाख। तो इन्हें लग रहा था कि ये हमें कभी ना कभी बीट कर देंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अरब देशों में बीच में आपस में जो मनमुटाव रहा, उससे वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए, और इज़राइल के पास एक मिशन था, तो वो हमेशा आगे बढ़ते रहे, हमेशा साइंटिफिक इन्वेंशंस वगैरह करते रहे। खैर, अब पीएलओ की गतिविधियां तेज़ हो गई लेबनान में। लेबनान जो इज़राइल का एक और पड़ोसी देश है, और इज़राइल ने लेबनान से पीएलओ को हटाने के लिए फर्स्ट लेबनान वॉर हुआ 1982 में, जिसमें लेबनान हार गया, और इज़राइल पीएलओ को लेबनान से खाली करवाने में सफल रहा। इससे इतना पता चल गया अब पीएलओ को कि भाई 1-on-1 वॉर में इज़राइल का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। उसी दौरान वेस्ट बैंक और गाज़ा के अंदर पीएलओ से थोड़ा सा मोहभंग हो रहा था, तो वहाँ की लोकल एक मूवमेंट शुरू हुई, जिसको कहा जाता है हमास। कहा जा रहा है कि वो ईरान स्पॉन्सर्ड है। ईरान अपने आप को एक मुस्लिम पावर के तौर पे प्रोजेक्ट करने की काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है। तो ईरान ने हमास को हथियार और पैसा वगैरह देना शुरू किया, और 1987 में हमास के माध्यम से, पीएलओ का भी हाथ था, हमास का ज़्यादा हाथ था, गाज़ा और वेस्ट बैंक के अंदर एक मूवमेंट शुरू हुई जिसको कहा जाता है इंतिफादा। इंतिफादा यानी अपराइजिंग, सिविल वॉर टाइप से था, पुलिस और आर्मी के खिलाफ पत्थरबाजी वगैरह करना। तो सिविलियन मूवमेंट भी था और आर्म्ड स्ट्रगल भी था, यानी सशस्त्र स्ट्रगल भी, संघर्ष भी था उसमें। उस सशस्त्र संघर्ष को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने टेररिस्ट एक्टिविटी डिक्लेयर किया। हमस को भी अमेरिका ने और इंग्लैंड वगैरह ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इससे एक मैसेज ये गया कि भाई वेस्ट बैंक और गाज़ा के लोग इजरायली ऑक्यूपेशन से खुश नहीं हैं। अब ये लोग, इनका जो बरसों से एक मूवमेंट चल रहा था, यासिर अराफात टाइप पीएलओ का, पैलेस्टाइन का, उसको इंटरनेशनल आवाज़ मिलनी शुरू हो गई कि भाई अब इज़राइल पे भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर बनने लगा कि यार वेस्ट बैंक और गाज़ा पे तुम कब तक कब्जा जमाए रखोगे। तो अब इज़राइल को एक एग्रेसर देश के तौर पे, एक दमनकारी फोर्स के तौर पे देखा जाने लगा। अब इज़राइल पे भी प्रेशर आने लगा कि अब खाली करो इसको, और कब तक उनको अपने ही देश में रेफ्यूजी की तरह रखोगे। इज़राइल में भी जैसे ये सेटलमेंट मूवमेंट चला था, उसी तरह पीस नाउ मूवमेंट भी चला था। पीस नाउ मूवमेंट चाह रहा था कि भाई वेस्ट बैंक और गाज़ा को खाली कर दे इज़राइल। लेकिन सबसे बड़ा मामला फंसता है जेरूसलम पे। इज़राइल में कुछ हार्डकोर राइट विंगर्स हैं जो चाहते हैं कि पूरा का पूरा जेरूसलम केवल इज़राइल का कैपिटल हो। इज़राइल की सारी पॉलिटिकल जो भी सीट है वो सब जेरूसलम में ही है। जैसे उनकी पार्लियामेंट नेसेट जेरूसलम में है, प्रधानमंत्री का घर, राष्ट्रपति का घर, सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब जेरूसलम में है। तो वो चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया जेरूसलम को ही इज़राइल का कैपिटल रिकग्नाइज़ करे। पिछली अमेरिकन सरकार, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने रिकग्नाइज़ कर भी दिया था, ठीक है। भारत ने नहीं किया है। भारत तेल अवीव को ही कैपिटल मान रहा है इज़राइल का। अब ये वेस्ट बैंक और गाज़ा पे जो कब्ज़ा जमाए रखना था, वो मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली इज़राइल को महंगा पड़ने लगा था।
तो इज़राइल के अंदर भी आवाज़ें उठ रही थी कि भाई ये कब तक चलेगा। तो एक टू स्टेट सॉल्यूशन की मांग तेज़ होने लगी। अब उसी दौरान हमास का जो राइज हो रहा था गाज़ा और वेस्ट बैंक में, उससे पीएलओ को भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फील होना शुरू हुआ कि भाई हम कहीं ख़त्म ना हो जाएं और गाज़ा से जो चैलेंज हो रहा है उसको सामना कैसे किया जाए। तो दोनों तरफ से नेगोशिएशंस शुरू हुए। पहली बार पैलेस्टाइन और इज़राइल ने खुद आपस में बैठ के बातचीत की और 1993 में नॉर्वे के ओस्लो शहर में बिल क्लिंटन भी थे साथ में, अमेरिका के प्रेसिडेंट तब के। तो बिल क्लिंटन, यासिर अराफात और इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर थे राबिन, यित्ज़हाक राबिन। इन तीनों की मीटिंग हुई और ओस्लो पीस अकॉर्ड साइन हुए। दोनों ने कहा कि भाई ठीक है, बहुत हुआ झगड़ा, अब शांति स्थापित करते हैं। इज़राइल ने भी इस बात पे अग्री हुए कि हम गाज़ा पट्टी आपको पूरी की पूरी देंगे और जेरूसलम के पास एक शहर है जेरिको, जेरूसलम से कुछ 20 किलोमीटर दूर है, वो जेरिको शहर भी हम आपको लौटाएंगे। तो इस जगह पे पैलेस्टाइन का आप रूल रखें। इस ओस्लो पीस अकॉर्ड के बाद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एस्टैब्लिश हुई। पैलेस्टाइन को जो यासिर अराफात थे वो अभी तक केवल पीएलओ के चेयरमैन होते थे, अब उन्हें पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट वाला ओहदा मिला। 94 में यासिर अराफात पहली बार गाज़ा पहुँचे, मतलब पहली बार उन्होंने पैलेस्टाइन में कदम रखा 67 के बाद से, ठीक है, जो 6 डे वॉर हुआ था उसके बाद से पहली बार यासिर अराफात पैलेस्टाइन पहुँचे। पीएलओ को पूरी दुनिया में लगभग 100 देशों ने ऑफिशियल पैलेस्टाइन का ऑफिशियल वॉइस होने की रिकग्निशन दी पहली बार, ठीक है। इसके पीछे भी कुछ कारण थे कि यासिर अराफात क्यों राज़ी हुए इन समझौतों को लेके। एक उनका जो सबसे पुराना साथी था और जो सबसे पावरफुल साथी था, सोवियत यूनियन, वो भंग हो चुका था। दूसरा, अमेरिका और इराक का जो वॉर हुआ था, गल्फ़ वॉर, उसमें यासिर अराफात ने सद्दाम हुसैन का पक्ष लिया था। अब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया और एक ही सुपर पावर बचा अमेरिका, जो इज़राइल का सबसे अच्छा दोस्त है। अमेरिका की जिससे दुश्मनी थी इराक से, सद्दाम हुसैन से, उससे यासिर अराफात ने दोस्ती कर ली। तो अमेरिका से तो संबंध बहुत ख़राब हो गए यासिर अराफात के। अरब देशों में भी अब वो भी थक गए थे इस वॉर से, वो भी चाह रहे थे कि भाई अभी कुछ करो सोल्यूशन। जॉर्डन भी नहीं चाह रहा था कि पैलेस्टाइन का मुद्दा सुलझे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर वेस्ट बैंक पे इज़राइल कब्ज़ा कर लेता है और पैलेस्टीनियंस को इवेक्ट करवाएगा, खाली करवाएगा, तो जॉर्डन को ये डर था कि भाई पड़ोसी देश हम हैं, तो उन पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ को हमें रखना पड़ेगा घर में। जॉर्डन नहीं चाह रहा था, जॉर्डन भी निकलना चाह रहा था इस झगड़े से। तो इस सब को देखते हुए यासिर अराफात ने कहा कि भाई ठीक है, हम इज़राइल को एज ए स्टेट, एज ए लेजिटिमेट स्टेट हम रिकग्नाइज़ करते हैं कि इज़राइल का अपना देश बनाने का जो अधिकार है उसे हम स्वीकार करते हैं। इज़राइल ने पहली बार पीएलओ को रिकग्नाइज़ किया, इज़राइल ने पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज़ नहीं किया है। एक डेवलपमेंट और हुआ था, सोवियत यूनियन के भंग होने से करीब 10 लाख यहूदी रशिया से पैलेस्टाइन आ गए थे, वेस्ट बैंक ही आए थे। और यासिर अराफात को डर लगा कि भाई ये वेस्ट बैंक में अगर सारे आके बस गए और वेस्ट बैंक में यहूदी अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन हो गए तो हमारा कब्ज़ा हमेशा के लिए चला जाएगा। दोनों की बुराई हुई। हाँ, एक और कारण था, पीएलओ के पास से अब फाइनेंस भी ख़त्म होने लगा था, क्योंकि जो उनके मेन सपोर्टर स्टेट्स थे, सऊदी अरेबिया, कुवैत वगैरह, वो भी अब नहीं चाह रहे थे कि भाई ख़त्म करो अभी। रशिया भी ख़त्म हो गया था तो वहाँ से भी सपोर्ट मिलना मुश्किल था। हमास भी ग्रो कर रहा था, वो भी एक प्रॉब्लम थी। तो दोनों का विरोध हुआ। इज़राइल के राइट विंग ग्रुप्स ने विरोध किया इसका,
और 1995 में राबिन को असैसिनेट कर दिया राइट विंग ग्रुप ने, जो इजराइल के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ये ओस्लो अकॉर्ड साइन किया था। और अराफात का भी विरोध हुआ। अराफात का विरोध यूँ हुआ कि वेस्ट बैंक और गाज़ा से आतंकवादी हमले और बढ़ गए इजराइल की तरफ कि तुम करो शांति, हम करने ही नहीं देंगे तुम्हें शांति। 93 के ओस्लो अकॉर्ड के बाद अगले साल 94 में जो उसके 3 मेन आर्किटेक्ट थे, यासिर अराफात पैलेस्टाइन के अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इजरायली प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक राबिन और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर एरियल शिमोन पेरेस, इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला 94 में, पीस प्राइज़ नोबेल का।